हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज का जो टॉपिक रहेगा कैग से रिलेटेड हमारा टॉपिक रहेगा। तो कैग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं उन सभी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और जो भी एग्ज़ाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं सभी एग्ज़ामों में यहाँ से एक दो क्वेश्चन बनते हैं। तो जो कैग होता है वो आर्टिकल 148 से 151 तक के जितने भी आर्टिकल होंगे वो सारे कैग से रिलेटेड आर्टिकल होते हैं। दूसरा यहाँ पे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कैग की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है। तो कैग की फुल फॉर्म होती है कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया। तो इसकी फुल फॉर्म आप लोग नोट कीजिए, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। अब ये कैग का पद है ये क्यों सृजन किया जाता है और किसके द्वारा इसका सृजन किया जाता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी है, सबसे पहले तो जो भारत के संघ और राज्य हैं उनकी जो वित्तीय कार्यप्रणाली है उस पर नज़र रखने के लिए ये जो कैग है इसके पद का यहाँ पे सृजन किया जाता है। अब इसके थोड़ा इतिहास के बारे में देख लेते हैं, इसके पद का सृजन किसके द्वारा किया जाता है। तो सर्वप्रथम जब 1857 की क्रांति होती है उस समय तीन यहाँ पे प्रेसिडेंसियाँ रहती हैं, कोलकाता, मुंबई और मद्रास। इन तीनों प्रेसिडेंसियों की लेखा जो विवरण है उनको यहाँ पर प्रमाणित करने के उद्देश्य से उस समय के जो गवर्नर थे लॉर्ड कैनिंग, इनके द्वारा जो कैग है इसके पद का यहाँ पे सृजन किया जाता है। बाद में जब भारत स्वतंत्र होता है उसके बाद भारत के द्वारा जो ये कैग है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, इसका नाम यहाँ पे भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक जो पद है उसका नाम यहाँ पे इसको दिया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे कैग के पद का सृजन किया जाता है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं उनको हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो जो भी सार्वजनिक धन होता है उसका यहाँ पे नियंत्रण कौन करता है, कैग करता है। और दूसरा यहाँ पे जो भी लोक वित्तीय जो भी विवरण होते हैं उसका भी ये संरक्षक होता है। लोक लेखा जो परीक्षक होता है वो केंद्र और राज्य दोनों का यहाँ पे मुख्य होता है। इसके द्वारा जो केंद्र और राज्य में जो भी वित्तीय विवरण होते हैं उसकी ये लेखा जोखा का काम करता है। और इसके अंतर्गत एक समिति होती है लोक लेखा समिति जो इन कार्यों को यहाँ पे करती है। जो भी वित्तीय विवरण होते हैं, जो भी लेन देन होते हैं, उन सभी का रिकॉर्ड इसमें एक लोक लेखा समिति होती है, इसके द्वारा ये किया जाता है। लोक लेखा समिति इसकी कार्य यहाँ पे ये करती है। अब यहाँ पे जो कैग होता है इसका जो आर्टिकल 148 है इसमें जो कैग का जो पद होता है उसका यहाँ पे वर्णन किया गया है आर्टिकल 148 में। इससे रिलेटेड आर्टिकल 149 है, इसमें जो कैग है उसके कार्य और शक्ति का यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है। अब जो कैग होता है इसकी नियुक्ति और इसको शपथ और त्यागपत्र ये तीनों राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पे किया जाता है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि कैग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है और इसको शपथ किसके द्वारा दी जाती है तो ये राष्ट्रपति के द्वारा कैग को यहाँ पे नियुक्ति और शपथ ये राष्ट्रपति के द्वारा इसको दिलाई जाती है। तो इस तरीके से आप लोग इसको नोट कीजिए। अब जो कैग का कार्यकाल होता है तो इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। तो अगर 6 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं तो कैग का जो कार्यकाल होता है वो भी पूर्ण हो जाता है। अगर जो सदस्य अगर उसकी उम्र 65 वर्ष हो जाती है तब भी इसका कार्यकाल पूर्ण माना जाता है। तो दोनों स्थितियों में इसका कार्यकाल पूर्ण हो जाता है। अगर ये 6 वर्ष से पहले इसको हटाना है तो उसके लिए यहाँ पे क्या क्या प्रक्रिया है। तो उसको हटाने की जो प्रक्रिया होती है, अगर ये कदाचार और असमर्थता होती है इसमें तो इसको हटाया जा सकता है। तो इसको हटाने की जो प्रक्रिया होती है जिस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश होता है उसी के समान इसको हटाया जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कैग का पद है उसको इसके समान उसके पद से हटाया जाता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है जिस तरीके से उसको हटाया जाता है उसी तरीके से कैग है उसको हटाया जाता है। तो आप लोग इसको नोट कीजिए। अब जो कैग का अगर जो के पद पे जिसको हटाना है उसको किस प्रकार से हटाते हैं। तो जो हमारी संसद है उसमें लोकसभा और राज्यसभा तो दोनों के अगर 2/3 मत पारित हो जाते हैं तो कैग के जो पद है उसको हटाया जा सकता है। तो इस तरीके से 2/3 मत के आधार पर जो कैग के पद पे जो सृजित होता है उसको हटाया जा सकता है। आप लोग इसको भी नोट कीजिए। अगला यहाँ पे इसकी जो शक्तियाँ और
कार्य हैं। तो कैग की जो कार्य और शक्ति हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो जो मुख्य लेखा परीक्षक के रूप में यह जो कैग है वो केंद्र और राज्य दोनों की लेखा परीक्षण का यहाँ पे कार्य करता है। तो कैग जो होता है वो केंद्र स्तर पर अपनी रिपोर्ट को राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद को देता है। तो इस तरीके से आप लोगों को ये नोट करना चाहिए कि जो कैग होता है वो सबसे पहले अपनी रिपोर्ट किसको देता है, राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद को देता है। उसके बाद जो जैसे यहाँ पे केंद्र स्तर पर होता है उसी तरीके से राज्य स्तर पे भी जो कैग होता है वो अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को देता है और राज्यपाल उस रिपोर्ट को विधानमंडल को दे देता है। अगला यहाँ पे जो टैग होता है उसमें एक लोक लेखा समिति होती है जो यहाँ पे इसके मार्गदर्शक मित्र, आँख, कान और अभिभावक के रूप में कार्य करता है। तो लोक लेखा जो यहाँ पे समिति होती है वो कैग के अंतर्गत यहाँ पे जितने भी सार्वजनिक धन होते हैं, जितने भी वित्तीय व्यय होते हैं, उनका यहाँ पे लेखा जोखा का कार्य कौन करता है, लोक लेखा समिति करती है। इसीलिए इसको यहाँ पे इसका मार्गदर्शक मित्र, आँख, कान और अभिभावक के रूप में इसको माना जाता है, किसको, लोक लेखा समिति को। अब यहाँ पे जो लोक लेखा जो वर्तमान में भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक हैं वो आपके गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। तो आप लोग इसको नोट कीजिए। ये पूछा जाता है कि वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू है। अब इनकी जो वेतन होती है, इनकी जो वेतन है वर्तमान में 2,50,000 जो कैग है इनकी यहाँ पे वेतन है। तो कैग के जो भी यहाँ पे जो भी कैग के पद पे होगा उसकी यहाँ पे वर्तमान में वेतन होगी 2,50,000। तो इससे रिलेटेड आप लोग इतनी जानकारी नोट कीजिए। अब इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं उन सभी को हम यहाँ पे देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संपरीक्षा एवं लेखा प्रणालियों का प्रधान कौन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको हम क्या कहते हैं, यही क्या होता है, भारत के जो भी लेखा वित्तीय लेखा प्रणाली होते हैं उन सभी का यहाँ पे ये विवरण रखता है। तो कैग यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यही क्या करता है, केंद्र में जो भी व्यय होता है, जो भी सार्वजनिक धन होता है उसका यहाँ पे ये लेखा जोखा रखता है। और इसके अंतर्गत कौन सी समिति कार्य करती है, लोक लेखा समिति इसके अंतर्गत कार्य करती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा, तो निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी है जो भारत के वित्तीय लेन देनों में लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नियंत्रक एक महालेखा परीक्षक यही क्या करता है, केंद्र और राज्यों के मध्य जो भी लेन देन होते हैं उन सभी का यहाँ पे लेखाकरण करता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चौथा, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको हम कैग कहते हैं किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के रूप में कार्य करता है। तो ये किसके लिए करता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, संघ तथा राज्य के लिए। तो दोनों के लिए ये करता है, केंद्र स्तर पे भी करता है और राज्य स्तर पे भी ये लेखा परीक्षक का कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पाँचवा, तो लेखा परीक्षक का मुख्य उद्देश्य किसके व्यय पर नियंत्रण करना होता है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो किस धन पे यहाँ पे नियंत्रण करना होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो कार्यपालिका के अंतर्गत जो भी सार्वजनिक धन का व्यय किया जाता है उस पर ये नियंत्रण करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पाँचवा, छठवां है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, तो भारत के केंद्रीय स्तर पर लेखांकन तथा लेखा परीक्षण किसके अधिकार क्षेत्र में आता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग जिसको हम कहते हैं। तो इसके अंतर्गत जो केंद्र स्तर पर लेखांकन है तथा जो परीक्षण है उसके अंतर्गत ये अधिकार क्षेत्र में इसके आते हैं कैग के। अगला नंबर, क्वेश्चन नंबर सातवां, तो भारत के नियंत्रक तथा
महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति के बारे में आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के द्वारा ही जो कैग है इसके पद का यहाँ पे नियुक्ति की जाती है और इसको शपथ और त्यागपत्र ये तीनों कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। तो आप लोग इनको नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8वां। तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया जाता है? तो किसके द्वारा जो कैग है उसके पद का यहाँ पे सृजन किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, संविधान द्वारा। तो संविधान के द्वारा यहाँ पे जो कैग है इसके पद का यहाँ पे सृजन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9वां। जो कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल हैं उनकी सेवानिवृत्ति होती है। तो आपको यहाँ पे इनकी आयु बतानी है, इनका कार्यकाल बताना है कि कब इनकी सेवानिवृत्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा। तो इनका जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले पूर्ण हो इसका इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। जो कैग का जो कार्यकाल होता है वो आपका 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10वां। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो किस अनुच्छेद के तहत की नियुक्ति की जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आर्टिकल 148 के अंतर्गत जो कैग है इसके पद की यहाँ पे नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11वां। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पद से केवल किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो किसके द्वारा इसको हटाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। भारत की संसद के दोनों सदनों के संबोधन के उपरांत राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसका अगर इसको हटाना है तो संसद में जो लोकसभा और राज्यसभा है इनका जो मत होगा 2/3 के आधार पे इसको हटाया जा सकता है और कदाचार और असमर्थता इन दोनों के आधार पे इसको हटाया जा सकता है। और जब यहाँ पे ये मत पारित होता है तो उसके बाद राष्ट्रपति के द्वारा इसको हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पदमुक्त किया जा सकता है। तो इसको पद से हटाया जा सकता है किस प्रकार से? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से इसको पद से हटाया जा सकता है जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। तो इसको जो कैग है इसकी हटाने की प्रक्रिया और जो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके जो हटाने की प्रक्रिया होती है दोनों की समान होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13वां। किन आधारों पर दोष सिद्ध करने के बाद संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद से हटाया जा सकता है? तो किन आधारों पर जो कैग है उसको यहाँ पे उसके पद से हटाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कदाचार और अक्षमता या असमर्थता इन दोनों के आधार पे इसको हटाया जा सकता है कैग को। तो अगला क्वेश्चन नंबर 14। तो निम्न में से किस सेवानिवृत्त पदाधिकारी को सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त करने पर वर्जना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल। तो इस पद को यहाँ पे अगर ये सेवानिवृत्त हो जाता है तो इसको सरकार के अधीन किसी भी पद पे यहाँ पे फिर से यहाँ पे नियुक्त करने पर वर्जना है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, कैग यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15वां। तो यहाँ पे दिया है कि सेवानिवृत्त नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ए के चंद्रा को। यहाँ पे अगर ये सेवानिवृत्त हो गए थे इसके बाद इनको यहाँ पे जो वित्त आयोग है उसका यहाँ पे अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे, उनके बाद इनको यहाँ पे वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16वां। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपना प्रतिवेदन देता है। तो ये किसको अपना प्रतिवेदन देता है कैग? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राष्ट्रपति को।
तो राष्ट्रपति को ये अपना प्रतिवेदन देता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन नंबर 17, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन सी समिति कार्य करती है? तो आप लोग को मैं बता चुका हूँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोक लेखा समिति। तो लोक लेखा समिति ही कैग के अंतर्गत कार्य करती है। इसके द्वारा ही जो भी सार्वजनिक धन का व्यय होता है, विवरण होता है, ये सारा इसके द्वारा ही इनका कार्य किया जाता है, इनका विवरण रखा जाता है। तो लोक लेखा जो समिति है ये कैग के अंतर्गत कार्य करती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18, तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्न में से किस समिति के मित्र, दार्शनिक और निदेशक यानी गाइड के रूप में कार्य करता है? तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोक लेखा समिति। तो जो लोक लेखा समिति है इसको ही जो नियंत्रक एवं महालेखा है इसके यहाँ पे मित्र, आँख, कान, दार्शनिक और अभिभावक इसको कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19, तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? तो आपको यहाँ पे सही कथन बताना है, कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो पहला दे रखा है कैग लोक लेखा समिति की बैठकों में भाग ले सकता है। दूसरा दे रखा है कैग लोकसभा तथा राज्यसभा की बैठकों में भाग ले सकता है। तीसरा दे रखा है कैग की अधिकारिता एवं राज्य संघ सरकार के सहयोग के साथ सहवृद्धि। तो आपको यहाँ पे बताना है कौन सा यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर केवल एक ही यहाँ पे राइट है। वो कैग जो है वो लोक लेखा समिति की बैठकों में भाग ले सकता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों पर कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी निम्न में से किसकी है? तो ये जो कैग है इसके द्वारा जो भी कार्रवाई की जाती है उसमें अंतिम जिम्मेदारी किसकी है? तो ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद। तो संसद के द्वारा यहाँ पे अंतिम जिम्मेदारी ली जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों।